गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछला टॉपिक देख लिया था कि कैसे जो सोशल सिचुएशन था वो कैसे वहाँ का जो फ्रेंच सोसाइटी का जो सिचुएशन था, जो सोशल कंडीशन था वो कैसा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग देखेंगे। स्ट्रगल टू सर्वाइव हम लोग देख चुके थे। अब स्ट्रगल टू सर्वाइव के बाद हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए सोर्स ए, देखिए आप लोग सोर्स ए में जो दिखाया गया है वो अकाउंट्स ऑफ लाइव्ड एक्सपीरियंसेस इन द ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम में ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है जिन्होंने ओल्ड रेजिम के सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया था, वहाँ के कंडीशन को एक्सपीरियंस किया था, उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला जो एक्सपीरियंस है वो जॉर्ज डाल्टन का है, जो कि अपने एक फ्रेंड को चिट्ठी लिख के खत के द्वारा बताते हैं कि कैसे स्कूली शिक्षा के बाद जो कॉलेज की शिक्षा थी, कॉलेज की शिक्षा के बाद उनका जो लाइफ था वो कैसे बिखर गया था, कैसे कॉलेजी शिक्षा के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिली थी, अच्छी शिक्षा पाने के बाद भी उनको कहीं नहीं नौकरी मिली, ना आर्मी में, ना कोर्ट में, ना सेना में, कहीं उनको नौकरी नहीं मिली। तो किस प्रकार उन्होंने वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ख़राब बताया कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो थी, फ्रांस की जो ओल्ड रेजिम की शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें शिक्षित तो उनको किया गया लेकिन उनके टैलेंट को यूटिलाइज करने की व्यवस्था उसमें नहीं थी। दूसरा एक्सपीरियंस एक इंग्लिश मैन की है जिसका नाम है आर्थर यंग। तो आर्थर यंग जो है वो अपने एक्सपीरियंस में, चूँकि वो 1787 से 1789 के बीच उन्होंने फ्रांस घूमा, तो फ्रांस घूमने के दौरान उन्होंने जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, उसको लिखा। तो उसमें ये लोग लिख रहे हैं कि वहाँ के जो मान लेते हैं नोबेल लोग हैं या फिर जो ज़मींदार लोग हैं, वो लोग ज़बरदस्ती स्लेब से काम करवाते हैं और सारा अपना काम जो है स्लेब से करवाते हैं, स्लेब का शोषण करते हैं और उनको मारते पीटते हैं और उनसे काम लेते हैं। तो वो उनका ऐसा कहना है कि अगर क्या हो कि अगर जो ज़मींदार हैं, जो नोबेल लोग हैं, वो ज़बरदस्ती उनसे काम ना लेके उनकी सहमति से, उनकी इच्छा से सहज रूप से उनसे काम लें तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर ऐसा होता तो ज़्यादा ठीक रहता। और अगर ये इस तरह से काम ले रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम ले रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बाद में कोई किसी दंगे में इनकी बेटी को किडनैप कर लिया जाए या फिर इनके बेटों को मार दिया जाए, तो इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, इनको कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। तो अगर इनके परिवार के किसी सदस्य के साथ बुरा हो रहा है तो इनको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो ये दोनों एक्सपीरियंस थे ओल्ड रेजिम के। आगे हम लोग शुरू करते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, कैसे शुरुआत हुई रेवोल्यूशन की। लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीज़न यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछले सेक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लुइस 16 को टैक्स जो था वो किन कारणों से बढ़ाना पड़ रहा था। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गोन अबाउट डूइंग दिस, है ना। तो ऐसा उसे क्यों करना पड़ा, ऐसा सोच सकते हैं आप लोग कि मजबूर था करने के लिए, क्यों उसको करना पड़ा। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल एलोन, रेदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज proposal for new taxes. The State General was a political body to which the three states sent their representative. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. अब देखिए, तो ओल्ड रेजिम में क्या सिस्टम था कि जो राजा होता था, जो मोनार्क होता था, वो अकेले टैक्स बढ़ाने का निर्णय नहीं ले सकता था। टैक्स बढ़ाने के निर्णय लेने के लिए उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी, मीटिंग बुलानी पड़ती थी। और लेकिन ये स्टेट जनरल की मीटिंग जो बुलाई जाती थी, इस मीटिंग में जो प्रतिनिधि होते थे, उन प्रतिनिधि से विचार विमर्श होता था और उसके बाद फैसला लिया जाता था कि टैक्स बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए या फिर कितना बढ़ाया जाए। हालांकि ये सारा फैसला जो होता था वो राजा खुद लेता था, लेकिन इसके लिए मीटिंग बुलाना ज़रूरी था, है ना। तो लास्ट टाइम जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाई गई थी और 1614 के बाद 1789 यानी 1789 में फिर लुइस 16 के द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई। अब देखिए, ये स्टेट जनरल के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि स्टेट जनरल एक असेंबली होता था जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो इसके सदस्य होते थे।
जो जनता जो होती थी, उस जनता के जो प्रतिनिधि होते थे, रिप्रेजेंटेटिव होते थे, वो स्टेट जनरल के सदस्य होते थे। आगे देखिए, ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल टुगेदर एज असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो 5 मई 1789 को लुई 16 ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, जिसमें उसको टैक्स बढ़ाने का जो प्रपोजल था उसको पास करवाना था। ए रिप्रेजेंटेड हॉल इन ए वर्सेल्स वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। देखिए, ए रिस्प्लेंडेंट हॉल इन Versailles was prepared to host the delegates. The first and the second state sent 300 representatives each, who were seats in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back. The third state was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. अब देखिए, स्टेट जनरल की जो बैठक बुलाई गई, ये 5 मई 1789 को बुलाई गई लुई 16 के द्वारा, और इसको इस बैठक के लिए वर्सेल्स के एक भव्य हॉल था, वर्सेल्स में, वर्साई में जो एक भव्य हॉल था उसको सजाया गया और उसमें इसकी मीटिंग बुलाई गई। और इस मीटिंग में फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जो कि आमने सामने बैठे हुए थे, एक दूसरे के तरफ फेस करके। ये रॉ में एक लाइन में 2 लाइन इनका था, 300 एक तरफ और 300 दूसरे तरफ, जो कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के मेंबर थे, 300। और 600 मेंबर्स जो थे वो थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि थर्ड स्टेट से आए थे, है ना। और ये जो थे, इनको बैठने की अनुमति नहीं होती थी। ये थर्ड स्टेट के मेंबर जो होते थे वो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के मेंबर के पीछे खड़े रहते थे। अब देखिए, इसके अलावे जो थर्ड स्टेट से भी वैसे ही मेंबर्स इसमें शामिल हो सकते थे जो प्रोस्पेरस थे और एजुकेटेड थे, यानी पढ़े लिखे थे और संपन्न वर्ग के थे। इसके अलावे जो पीजेंट थे, आर्टिसन थे और महिलाएं होती थी, उनको इस असेंबली में भाग लेने का अधिकार नहीं होता था। हालांकि इनकी जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थे, जो डिमांड थे, उनका एक 40,000 लेटर्स का एक लिस्ट बना, और लिस्ट वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये लिस्ट को प्रस्तुत किया जनरल असेंबली में, स्टेट जनरल में। वोटिंग द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन conducted according to the principle that each state had one vote. This time to Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. अब देखिए, स्टेट जनरल की जो बैठक बुलाई गई, इस पहले क्या था, ओल्ड रेजिम में क्या सिस्टम था कि जो भी स्टेट जनरल की जो बैठक होती थी, उस बैठक में जो हर स्टेट जो होता था, हर स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था, यानी फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकेंड स्टेट का एक वोट और थर्ड स्टेट का एक वोट, हर स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था। लेकिन अब की बार जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी डिमांड थी कि जैसा कि रूसो ने भी अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का समर्थन किया है कि हर आदमी को एक वोट का अधिकार मिलना चाहिए, भले ही वो किसी भी स्टेट का हो। तो यहाँ पे स्टेट के आधार पे नहीं, बल्कि हर आदमी को एक वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये डिमांड उन लोगों ने की, लेकिन इनके डिमांड को मोनार्क जो लुई 16 था उसने मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण इन लोगों ने जो असेंबली था उसका उससे बाहर आ गए, वॉकआउट कर दिया और इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. On 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the
grounds of Versailles. They declared themselves a national assembly and swore not be dispersed till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Abbé. Mirabeau, who was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege, he brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. अब देखिए, तो जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इन लोगों ने उसका विरोध किया, उस मीटिंग का विरोध किया और ये बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद 20 जून को ये वर्सेल्स के एक टेनिस कोर्ट में असेंबल हुए। और टेनिस कोर्ट में असेंबल होने के बाद इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, है ना। और नेशनल असेंबली घोषित होने के बाद इन लोगों ने शपथ की लिया कि तब तक हम लोग नहीं यहाँ से हटेंगे जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हम लोग नहीं कर देते, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो मोनार्क है उसके पावर को लिमिट कर दिया जाएगा। और जो असेंबली थी, नेशनल असेंबली थी, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मीराबे और अबेसिए इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो मीराबे जो थे वो एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करते थे। वो थर्ड स्टेट के नहीं थे बल्कि एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन फिर भी नोबेल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी वो ये इस बात को समझते थे कि जो फ्यूडल प्रिविलेज है सोसाइटी में, उस प्रिविलेज को, यानी जो जन के आधार पे जो अधिकार दिए जाते हैं फ्रेंच सोसाइटी में, या फिर जो सामंतवादी प्रथा है, इसका अंत होना चाहिए। इस बात को वो ज़रूरी समझते थे। ही ब्रॉट आउट ए जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबल एट वर्सेल्स। तो उन्होंने एक पावरफुल जर्नल भी निकाला और जो वर्सेल्स में जो लोग असेंबल थे उन लोगों को पावरफुल स्पीच भी दिया। अब देखिए आगे। अबेसियस ओरिजिनली ए प्रिस्ट रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। और अबेसियस जो थे ये एक प्रिस्ट थे और जिन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल, एक प्रभावशाली पैम्पलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France sit with turmoil. अब देखिए, जिस समय नेशनल असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव लोग थे वो नेशनल असेंबली में बिजी थे, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थे, उस समय जो फ्रांस था वो उसमें तहलका मचा हुआ था। कह सकते हैं कि खलबली मची हुई थी। जो फ्रांस का जो सोसाइटी था उसमें खलबली मची हुई थी। ए सीवियर विंटर हैड मींट ए बैड हार्वेस्ट। चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी उस बार, तो सर्दी के कारण जो हार्वेस्ट था वो ख़राब हुआ था, फसल ख़राब हुई थी। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जो ब्रेड का प्राइस था वो बढ़ गया। ऑफेन बेकर्स एक्सप्लॉयटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जो बेकर्स थे वो लोग जमाखोरी करने लगे, यानी ब्रेड को जमा करने लगे, जो भी राशन का सामान था उसको जमा करने लगे, जमाखोरी करने लगे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरीज, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, है ना। तो शॉप पर, जो राशन का शॉप था उसके सामने ज़्यादा देर तक इंतज़ार करने के बाद जब महिलाओं को ब्रेड नहीं मिल रहा तो इन लोगों ने जो बेकरी था उस पर हमला बोल दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। और इसी टाइम किंग जो था उसने ट्रूप्स को, सेना को पेरिस में आने का ऑर्डर दे दिया। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बास्टिल। और 14 जुलाई को जो एजिटेटेड क्राउड था, जो भीड़ था, जो जनता की भीड़ थी, जो गुस्साई हुई भीड़ थी, उसने बास्टिल पर हमला कर दिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ चुके हैं। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वेयर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में यह अफवाह फैल गई थी कि जो जागीरदार लोग हैं वो लुटेरों को, डकैतों को हायर कर रहे हैं, जो कि अपने हथियार लेकर आएंगे और आते समय रास्ते में जो भी क्रॉप्स होगा, जो पकी हुई फसलें हैं, उनको तहस नहस करते हुए चले जाएंगे। कॉट इन फ्रेंजी ऑफ फियर पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज होज एंड पिच फोक्स एंड अटैक्ड सच ए क्यूज।
They looted, hoarded grain and burned down documents containing records of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. अब देखिए, चूँकि ऐसी अफवाह फैल चुकी थी कि जो जागीरदार हैं वो किसानों को की फसल को तबाह करने के लिए लुटेरों को हायर किया है उन लोगों ने, तो डर के मारे किसान जो थे वो अपनी रक्षा के लिए खड़े हो गए और जो भी उनका हथियार था, खेती का जो भी हथियार था, जैसे कुदाल होती है, हंसिया होती है, ये हथियार लेके ये लोग खड़े हो गए और जो हवेली होती थी, जो उनका किला था, जो जागीरदारों का जो किला होता था, उस पर आक्रमण कर दिया, उनके घर पे आक्रमण किया, उनका जो भंडार होता था, अनाज का भंडार जहाँ पे उन्होंने कर रखा था, उस पर आक्रमण किया और वहाँ से अनाज को लूट लिया और उनके घर और भंडार दोनों को तोड़ फोड़ दिया। तो इसमें से बहुत सारे जो जागीरदार थे वो भागने के लिए मजबूर हो गए, है ना, और कुछ तो यहाँ तक कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ था, जो पड़ोसी कंट्री था, वहाँ तक भाग के चले गए। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accepted recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now be checked by a constitution. अब देखिए, तो अपनी जनता की ताकत को लुई 16 ने समझा कि हाँ, अब जनता की ताकत जो है वो बढ़ चुकी है, जनता जाग चुकी है। तो इसकी ताकत को समझते हुए लुई 16 ने नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को मानना शुरू किया और राजा का जो अधिकार था, जो मोनार्क का अधिकार था, उसको लिमिट किया जाए, इस बात को उसने स्वीकार किया। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. तो 4 अगस्त 1789 को असेंबली के द्वारा एक डिक्री पास किया गया जिसके द्वारा फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वेयर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज। और इसके बाद जो क्लर्जी के जो मेंबर्स थे, यानी फर्स्ट स्टेट के जो मेंबर्स थे, उन्हें भी अपनी सारी सुविधाएं छोड़ देनी पड़ी। टैक्स वेयर एबोलिश्ड एंड लैंड्स ऑन्ड बाय द चर्चेज वेयर कॉन्फिस्केटेड। अब देखिए, टैक्स जो कर होता था, जो धार्मिक कर होता था, जो चर्च के द्वारा लिया जाता था, उस कर को भी माफ़ कर दिया गया, वो कर भी समाप्त हो गया। और चर्च को जो ज़मीन दिया जाता था, जो ज़मीन चर्च के अंदर में होता था, वो भी चर्च से ले लिया गया। एज ए रिज़ल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिब्रेज। तो जिसका नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लिब्रे की संपत्ति आई। जो संपत्ति चर्च ने और नोबेल लोगों ने रख रखा था पहले, वो सारी संपत्ति उनसे लेने के बाद गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लिब्रे की संपत्ति आ गई। अब अगला टॉपिक है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना, इसको हम लोग पढ़ते हैं। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1789। नेशनल असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया जा रहा था वो 1791 में ड्राफ्ट होकर तैयार हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट वो था मोनार्क के पावर को लिमिट करना। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislative, executive and judiciary। पहले क्या था कि जो सारा पावर था वो मोनार्क के हाथ में कंसंट्रेटेड था, तो नेशनल असेंबली के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें पावर किसी एक आदमी के हाथ में कंसंट्रेट ना हो और इस पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच बांटा जाए, पावर को शेयर किया जाए। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इसके साथ फ्रांस जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। देखिए, फिगर 7 में आप लोग देख सकते हैं कि नया जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसे काम करता था। देख लीजिए, यहाँ पे जुडिशियरी है ना, वोट के द्वारा जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो अपने वोट के द्वारा जुडिशियरी को चुनते हैं, है ना। और एक्टिव सिटीजन्स जो है एंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। जो एक्टिव सिटीजन जिनको बनाया गया है, जो एक्टिव सिटीजन माने जाते हैं, वे जुडिशियरी को चुनते हैं।
इसके बाद वही एक्टिव सिटीजन्स जो हैं वो वोट देते हैं। वोट के द्वारा 5000 मेन को इलेक्ट करते हैं, जो कि इलेक्टर्स होते हैं। और ये इलेक्टर्स जो होते हैं वो नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनते हैं। यानी नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं उनको इनडायरेक्टली वहाँ के लोग चुनते हैं, डायरेक्टली उनका चुनाव नहीं होता है। अब देखिए किंग जो है उसका जो किंग है जिसको एग्जीक्यूटिव कहा गया किंग, तो किंग को कंट्रोल करता है नेशनल असेंबली, है ना। और मिनिस्टर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, जिनके द्वारा लेजिस्लेचर के निर्माता हैं, लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार वहाँ पे जो व्यवस्था हुई उसमें पावर को किस प्रकार शेयर किया गया ये दिखाया गया। अब देखिए एक्टिव सिटीजन में इतने लोग आते हैं, करीब 4 मिलियन लोग। पैसिव सिटीजन में नो वोटिंग राइट्स, अबाउट 3 मिलियन मेन, वोमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। देखिए अब पैसिव सिटीजन में वैसे लोग आते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और महिलाएं, और ऐसे लोग जिनकी आयु 25 साल से कम है। यानी देखिए नेशनल असेंबली के निर्माण के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हो गई फ्रांस में, उसके बाद भी सभी लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था। वोट करने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को था जिनकी आयु 25 साल से ज़्यादा है और जिनके पास संपत्ति है। और इसके अलावे बाकी जो पुरुष बचे उन्हें और जो महिलाएं थीं उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब देखिए जैसा कि बता चुके हैं कि जो नेशनल असेंबली के हाथ में जो पावर आया 1791 के बाद, जो लॉ बनाने का अधिकार जो नेशनल असेंबली के पास आया, तो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते थे वो इनडायरेक्टली चुने जाते थे। दैट इज़ सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। जैसा कि ऊपर फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि एक इलेक्टर्स का एक ग्रुप होता था जिसको सिटीजन्स चुनते थे, जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे वो चुनते थे। हु इन टर्न चूज द असेंबली, और ये इलेक्टर्स जो होते थे वो असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट, ओनली मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबर्स वेज वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, दैट इज़ दे वेयर इंटाइटल्ड टू वोट, है ना। तो सारे आदमियों को, सारे लोगों को, सारे नागरिकों को वोट का अधिकार नहीं था। सिर्फ वैसे पुरुष जिनकी आयु जो है वो 25 साल से ज़्यादा हो और जो कम से कम अपने 3 दिन के वेज के एक बराबर टैक्स जमा करते हों, उन्हें वोट करने का अधिकार था। द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वेयर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, और बाकी जो मेन बच गए या फिर जो महिलाएं बच गईं वो पैसिव सिटीजन्स में आते थे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली, ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। अब देखिए इलेक्टर्स का मेंबर बनने के लिए या फिर असेंबली का मेंबर्स बनने के लिए ज़रूरी होता था कि आदमी की गिनती जो है वो हाईएस्ट टैक्स पेयर में हो, यानी ऐसा आदमी जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करता हो वही इलेक्टर्स बन सकता था या फिर वही असेंबली का मेंबर बन सकता था। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस जो शुरू हुआ इसमें मैन और सिटीजन्स का जो राइट था उसके डिक्लेरेशन से ये कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, जैसा कि आप लोग ऊपर फिगर देख सकते हैं। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब देखिए कौन कौन सी से राइट को सार्वभौमिक राइट माना गया। इसमें राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अपना विचार रखने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून के समक्ष समानता का अधिकार, वेयर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनलाइबल राइट्स। तो देखिए इन्हें नेचुरल राइट्स कहा गया और ऐसा राइट्स जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, है ना। दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू प्रोटेक्ट
ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। तो ऐसे राइट्स जो हमें हमारे उनके मौलिक अधिकार हुए या जिन्हें उनसे कोई नहीं छीन सकता था, और स्टेट का अधिकार था कि इन सारे राइट्स की सिटीजन्स को जो राइट्स दिए गए हैं इन सारे राइट्स की सुरक्षा करे स्टेट।